गुड मॉर्निंग बच्चों। तो क्लास हमारी आज की टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ही बेस्ड रहेगी। लास्ट लेक्चर भी हमारा टीआईआर पे ही था। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को एक बार जल्दी से माइंड में रिवाइज कर लीजिए कि क्या क्या था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्या था, क्या कंडीशंस थी इसके लिए। ठीक है। और लास्ट लेक्चर में एप्लीकेशन तक हम पहुंच गए थे। इसमें आज एक और लेक्चर टीआईआर से रिलेटेड ही है। आज का टॉपिक भी हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ही रहने वाला है। तो देखो यहाँ पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैं एप्लीकेशंस की ही बात करूंगा बच्चों पहले। और उसमें हमारी एक एप्लीकेशन ये भी आती है जिसमें लिखा है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म, प्रिज्म के थ्रू। इससे पहले हम दो एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एक एप्लीकेशन था स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड का, समझा दिया वो आपसे। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है, क्रिटिकल एंगल कम होता है, तो मोस्टली फेसिस पे वो टीआईआर शो करती है जो रे उस पर इंसिडेंट हो रही है। सेकेंड एप्लीकेशन बताई थी आपसे मिराज की। ठीक है। अगर हम बात करें हॉट समर डेज के, तो वहाँ अर्थ के सरफेस के नज़दीक का टेम्परेचर बढ़ जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है, ये सारी चीज़। अभी मेरी नेक्स्ट एप्लीकेशन, यहाँ मैंने कुछ डायग्राम ड्रॉ किए हैं प्रिज्म से रिलेटेड। तो उसके थ्रू कैसे टीआईआर होता है, देखिए डायग्राम से ही आप समझा सकते हैं, कोई ज़्यादा थ्योरी एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपने ठीक से, तो भी चल जाएगा। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन हमारी आती है जो भी सेकंड थर्ड, जो थर्ड नंबर बनेगा ये हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म। तो बच्चों इसमें फर्स्ट लिखा हुआ है हेडिंग डेविएट ए रे थ्रू 90 डिग्री। एक रे का 90 डिग्री पे डेविएशन होना, देखिए कैसे। एक राइट एंगल प्रिज्म दिखा रखा है बच्चों, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 45 ही हो गए। तो यहां से हम देख रहे हैं ये कोई भी हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कौन सा, ए और बी, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। ए इसका ये टॉप एंड, ये ए, और ये इसका बॉटम है बी। अब यहां से रेज एंटर करती है, देखिए टॉप से जा रही है। ये जो मैंने ऊपर जो एक रे दिखा रखी, एरो जरूर लगाना है, मैंने थोड़ा और आपको इजीली समझ में आ जाए तो अलग अलग कलर से मार्क कर लिया है। टॉप से जो रे जा रही है वो ब्लू कलर से है, नीचे बॉटम से जो जा रही है वो रेड कलर से। ठीक है भाई। यहां से जो, अब देखिए ये एंगल कितना दिख रहा है, आप यहाँ से इस फेस पे देख रहे हैं तो 90 डिग्री। और हम क्या पढ़ते हैं, 90 डिग्री पे जब कोई रे इंसिडेंट करती है ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, तो वो विदाउट एनी डेविएशन स्ट्रेट पास कर जाती है। हाँ, मीडियम जरूर चेंज हुआ है, स्पीड भी चेंज हुई है, वेवलेंथ भी चेंज हुई है, फिर भी वो स्ट्रेट पास करती है। पूरा एक्सप्लेनेशन करेंगे वे ऑप्टिक्स के अंदर। तो देखिए यहाँ पर जो टीआईआर की मैं एक बार रिवाइज करा दूं, टीआईआर की कंडीशंस, क्योंकि वो जरूरी है फॉलो होना, तभी टीआईआर होगा। फर्स्ट कंडीशन थी बच्चों की, रे ट्रेवल करनी चाहिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर। और सेकंड कंडीशन थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। ठीक है, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल याद आया आपको? तो क्रिटिकल एंगल एक वो क्राइटेरिया, एक लिमिट जहां एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री, उसके बाद आप और इंसिडेंस को इंक्रीज करते थे तो रे वापस सेम मीडियम में पूरी की पूरी वापस आ जाती थी, वो हमारा टीआईआर कहलाएगा। तो बच्चों देखो यहाँ से 90 डिग्री पे जो दो रे दिखाई है यहाँ, ये एंटर कर जाती है इसमें। लेकिन जैसे ही इस आर क्यू वाले फेस पे आती है, आर क्यू वाले फेस पे आती है, तो यहां से नॉर्मल डाला हमने, डॉट से जो मैंने दिखा रखा है। अब ये नॉर्मल के साथ ये वाली रे एंगल बना रही 45, यहाँ भी 45, टॉप वाली भी बॉटम वाली भी, दो अलग अलग नॉर्मल पे। और भाई यहाँ जो है ना क्रिटिकल एंगल, प्रिज्म के केस में क्रिटिकल एंगल यहाँ आता है 42 डिग्री का। अब देखिए दोनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर, यस हो रही है। ये डेंसर है, बाहर क्या है, रेयर मीडियम है। तो रे कैसे सफर कर रही है, डेंसर टू रेयर, मूव कर रही है डेंसर टू रेयर, फर्स्ट कंडीशन। और ये जो एंगल है, ये एंगल, ये क्रिटिकल से ज्यादा भी आ रहा है। क्रिटिकल कितना था, 42 डिग्री, यहाँ क्रिटिकल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बन रहा है, 45। तो यहाँ कंप्लीटली बच्चों टीआईआर, यहाँ भी क्या हुआ ऐसे ही टीआईआर। अब देखिए टीआईआर करके ऐसे जा रही है, रेड वाली इधर से टीआईआर करके ऐसे जा रही है, इस वाले फेस पे पी क्यू पे फिर 90 डिग्री पे पहुंच गई, 90 डिग्री पे। और 90 डिग्री पे तो कोई रोक ही नहीं सकता उसको, जैसे है वैसे की वैसे जाएगी, तो चली जाती है स्ट्रेट। अब ये आ गई यहाँ बॉटम, ये आ गई यहाँ टॉप। तो देखिए ऑब्जेक्ट आपका ऐसे था बच्चों, ऐसे, और इमेज आपकी ऐसे मिली, ए और बी, ये ए डैश बी डैश, ये हो गई इमेज। तो क्या देखा तुमने,
इसमें देखा कि सर जो ऑब्जेक्ट ऐसे था वो ऐसे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको क्या कह रहे हैं, डेविएट रे थ्रू कितने एंगल पे डेविएट हो गई है, 90 डिग्री पे। आया समझ में? डायग्राम बनाओ, सफिशिएंट है बस। डायग्राम से हम समझ रहे हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स चल रही है, रे ऑप्टिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट इसका है डेविएशन ए रे थ्रू 90 डिग्री। आया होगा समझ में? सर इसका यूज कहाँ होता है? यूज के लिए मैंने एक डायग्राम और ड्रा कर रखा है बच्चों। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप आपने पढ़ा होगा, सुना होगा पेरिस्कोप। तो एक रिफ्लेक्टिंग पेरिस्कोप होता है, प्रिज्म वाला पेरिस्कोप। तो ये प्रिज्म का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप इस डायग्राम के अंदर, ये एक ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने कोई भी एक ट्री दिखाया है, और यहाँ बच्चों ये प्रिज्म लगा रखे हैं इस तरह से। इस पाइप के अंदर ये दो प्रिज्म है, फर्स्ट प्रिज्म, एक सेकेंड प्रिज्म। अब रे जा रही है ऐसे, देखिए इस पे 90 डिग्री पे एंटर करती है, वही कंडीशन बन रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टी आई आर, ये नॉर्मल डाला हमने, यहाँ टी आई आर हुआ ऐसे। फिर एक बार यहाँ एक और प्रिज्म लगा रखा है, उसके थ्रू टी आई आर हुआ, और ये आई यहाँ इसकी हमारे को इमेज दिख जाती है। क्या देखो ना, ऐसा पेरिस्कोप होता है, ठीक है। तो वहां पर यूज हो गया इसका। उसके बाद नेक्स्ट प्रिज्म, इसमें हेडिंग डाली हुई है, टू इन्वर्ट द इमेज विद डेविएशन ऑफ रेज थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री पे रे डेविएट हो रही है, इन्वर्टेड इमेज मिल रही है हमारे को। डायग्राम, इसका भी डायग्राम प्लॉट करना है, ठीक है। इसको पोरो प्रिज्म भी बोल देते हैं। क्या होता है, वही एंगल कितना है, एक पीक पॉइंट पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, बाकी कितने 45 डिग्री। अब इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे था और ऐसे दिखेगा, 180 डिग्री से डेविएट होगी। तो वही सब एंगल कितना यहाँ से एंटर करती है, तो 90 डिग्री पे दो रो, फिर से वही टॉप से और बॉटम से। यहाँ फिर से क्या हो रहा है बच्चों, टी आई आर, यहाँ फिर से क्या हो रहा है, टी आई आर, ये रे टी आई आर कर गई, टी आई आर कर गई। अब जैसे इस वाले फेस पे आई तो अगेन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंड रे मूव्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, अगेन टी आई आर, टी आई आर, टी आई आर, ठीक है। और वो टी आई आर करके देखिए, रेड वाली यहाँ आ गई है ऊपर, और ब्लू वाली जो है नीचे। ब्लू कहाँ से दिखाई थी मैंने, टॉप से। तो टॉप पॉइंट उसका नीचे बन रहा है, और बॉटम पॉइंट उसका ऊपर बन रहा है। तो मतलब कि जो ऑब्जेक्ट ऐसे था वो ऐसे बन गया है। आया समझ में? तो यहाँ इन दोनों फेसेस पे क्या हुआ है, टी आई आर। इसी से रिलेटेड एक और डायग्राम है यहाँ, टू इन्वर्ट द इमेज। इमेज तो इन्वर्ट हो जाएगी लेकिन विदाउट डेविएशन, जैसे थी ना उसी रास्ते में मिलेगी, थोड़ा नीचे ही, लेकिन इसके साथ साथ ही समझो इसको, ये है और ऐसे यहाँ मिलेगी। जबकि इसमें ऐसे था, इसके अपोजिट मिली है। इसमें ऐसे है, इन्वर्टेड तो मिली है लेकिन उसी सीक्वेंस में, उसी लाइन के ऊपर। तो यहाँ कह रहा है विदाउट डेविएशन का। तो क्वेश्चन बन जाता है, तो आपको ये हेडिंग जरूर पढ़नी है, डेविएशन है या विदाउट डेविएशन। 180 डिग्री पे इन्वर्टेड तो हुई है लेकिन इसमें डेविएशन भी था, इसमें इन्वर्टेड हो रही है लेकिन विदाउट डेविएशन, ठीक है। तो यहां भी आप डायग्राम देख सकते हैं। यहां आप देख रहे हैं, आप ये वाले फेस पे जैसे आएगी आप क्या इंसिडेंस करेंगे, यहाँ क्या ड्रॉ करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। रे कैसे जा रही है, रेयर टू डेंसर, तो वो बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये बैंड हो गई है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। इसका नॉर्मल डालेंगे तो ये रेयर टू डेंसर बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ऐसे ये भी बैंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। और बच्चों यहाँ पर क्या हुआ है, टी आई आर, टी आई आर हुआ है। उसके बाद फिर यहाँ जाती है, अब कैसे निकल रही है, डेंसर टू रेयर। अब अगर आप इसका नॉर्मल डालेंगे तो डेंसर टू रेयर, अवे, दूर हट गई, ठीक है। तो ये जो बॉटम था ये तो ऊपर चला गया, टॉप था वो नीचे आ गया, तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो ऐसे इमेज दिखाएगा। यूज करते हैं इसको बाइनोकुलर्स में, जो दूरबीन, ठीक है, उसके अंदर यूज करते हैं इसको। तो यहां भी हम देख सकते हैं क्या हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन थ्रू डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस। ओके, आया समझ में? डायग्राम ड्रॉ करो। थ्योरी अपनी बुक से भी रीडिंग कर सकते हो, 2 लाइन लिखनी पड़े तो लिख देना है, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो एप्लीकेशंस में हमारा 3rd एप्लीकेशन हो गया है टी आई आर के थ्रू, और अभी मैं कराऊंगा इसके बाद 4th एप्लीकेशन ऑप्टिकल फाइबर का। इंपॉर्टेंट है वो एप्लीकेशन। तो बच्चों आज का लेक्चर भी हमारा किस पे बेस्ड होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। समझते चलिए टॉपिक को। एक और एप्लीकेशन आती है बच्चों यहाँ पर टीआईआर से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर समझते हैं भाई इसको। ऑप्टिकल फाइबर देखिए सुनने में आता होगा, आपने सुना भी होगा कि
फाइबर केबल्स डाली जा रही हैं कम्युनिकेशन को और अच्छा करने के लिए। तो कम्युनिकेशन बच्चों, वायरलेस कम्युनिकेशन, फाइबर केबल के थ्रू कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर कम्युनिकेशन के अंदर TIR का, और एक अच्छा कम्युनिकेशन बोल सकते हो आप फाइबर कम्युनिकेशन को एक बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल किससे रिलेटेड है, देखिए लाइट से, ठीक है। फाइबर मतलब होता है एक पतला सा धागा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, धागा। तो लाइट का धागा, ठीक है, इससे भी थोड़ा समझिए। और क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर के, ये मेनली पार्ट्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। देखिए एक एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूं कि, या आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं तो सोचिएगा उसके बारे में, तब हमें इसकी इंपॉर्टेंस का और अच्छे से समझ में आएगा। मैं ये कहूं कि एक तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, दूसरे से तीसरे किसी वायर के अंदर, ठीक है भाई, जिसको हम कंडक्शन भी बोल सकते हैं। एक मैं कहूं कि एनर्जी ट्रांसफर हो रही है लाइट के थ्रू। तो देखिए ज्यादा स्पीड से कौन चलेगा, लाइट चलेगी। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो अच्छा कम्युनिकेशन है, आप इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन एनर्जी पहुंचाने की बजाय आप वायर में आप फाइबर लाइट का यूज कीजिए, ठीक है, ऑप्टिकल फाइबर में। तो ऑप्टिकल फाइबर में वही है कि हमारा जो सिग्नल है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, तो मेरा कौन सा सिग्नल हो गया, साउंड सिग्नल हो गया, ठीक है। उस साउंड सिग्नल को कन्वर्ट किया जाता है बच्चों लाइट सिग्नल के अंदर, पहले किसमें, लाइट सिग्नल में। कैसे, इसके लिए ट्रांसड्यूसर होता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल जैसे हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करें, तो जो हम बोल रहे हैं तो हमारे मोबाइल में नीचे एक माइक लगा होता है, वो उसको एक सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है हमारे साउंड सिग्नल को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर। फिर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फर्दर आगे भेजी जाती है एक टावर से दूसरे टावर, ऐसे करके हमारा कम्युनिकेशन हो पाता है, ठीक है। अब ऐसे ही मैं आपसे यहाँ पर बता रहा हूँ कि हमारे पहले साउंड सिग्नल को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट सिग्नल में। लाइट सिग्नल में कैसे, जैसे मैं और इसको इजी वे में समझाऊं कि मान लीजिए मैं लाउडली स्पीक करता हूं, तो मेरे साथ एक एक LED बल्ब का ऐसा कम्युनिकेशन सेट है कि मैं लाउडली स्पीक करता हूं तो उसकी ग्लोनेस बढ़ जाती है, चुप हो जाता हूं तो ग्लोनेस बंद हो जाती है, वो LED बल्ब ग्लो करना बंद कर देता है। तो मतलब कि मेरी कोडिंग वहां पर होगी उस बल्ब के साथ। स्पीक लाउडली स्पीक करता हूँ, तेज ब्राइटनेस, धीरे बोलता हूँ, कम ब्राइटनेस, चुप हो जाता हूँ, बंद हो जाता है। समझ गए मेरी बात को। तो मतलब मेरा जो साउंड सिग्नल है, ऑडियो सिग्नल, वो किस में कन्वर्ट हो गया है, लाइट सिग्नल के अंदर। उसके लिए ट्रांसड्यूसर आया हमारे पास। फिर उस लाइट सिग्नल को ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू आगे भेजा जाएगा, तो बहुत हाई स्पीड से जाएगा। तो एक अच्छा फास्ट कम्युनिकेशन। और TIR में जैसा कि हमें पता है कि एनर्जी का लॉस बहुत थोड़ा, ना के बराबर। तो एक प्रॉपर पूरा एनर्जी लास्ट तक पहुंचता है। बाकी बीच में एनर्जी का लॉस होता है तो बीच बीच में एम्पलीफायर लगाए जाते हैं बच्चों। ये सारी जो मैं टर्म बोल रहा हूँ, जो वर्ड बोल रहा हूँ, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, ये सब ना कम्युनिकेशन से रिलेटेड। तो चलिए हमें ज़्यादा कम्युनिकेशन पे ना जाके अपने फाइबर को ही बात, ऑप्टिकल फाइबर को पहले समझना है। तो क्या होता है देखिए, तो ये बहुत पतली केबल्स बोल सकते हैं, धागे की जैसे, जैसे कि हमारे मान लीजिए इतनी कम थिकनेस, जैसे हेयर की जो थिकनेस लगभग उतना भी बोल सकते हैं। इसका और अच्छा एग्जांपल बच्चों आप देखते हैं कि फेस्टिवल सीजन के अंदर, दिवाली की सीजन की बात करूं तो कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हमारे को मार्केट में देखने को मिलते हैं। किस तरह से कि एक फ्लावर पॉट टाइप होगा ऐसे, और उसमें ना ऐसे करके बहुत पतली पतली जो है फाइबर फाइबर पाइप होती है, ठीक है। यहाँ पर एक बल्ब या लाइट सोर्स होगा, यहाँ से बल्ब होगा। अब उस बल्ब से लाइट निकल रही है इन इन फाइबर केबल्स के थ्रू। तो TIR करती हुई, TIR करती है, तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पर ना, लाइट के कुछ डॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसे लाइट के डॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं, देखा होगा आपने, याद आया होगा। तो क्या है इनमें, इन फाइबर्स के थ्रू लाइट TIR करके यहाँ इकट्ठा हो रही है इस तरह से। तो ये एक डेकोरेटिव आइटम हो गया। इसमें भी किसका यूज हो रहा है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज हो रहा है, देखिए। तो बच्चों ये भी किसकी एक एप्लीकेशन बोल सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स हैं, इसके अंदर बहुत पतली पतली ये केबल्स होती है। अच्छा देखिए क्या होता है इस केबल के बारे में बात करें, यहाँ जैसे मैंने इसके मेनली पार्ट्स दिखाए हैं। तो इसमें 3 पार्ट्स दिखा रहा हूँ बच्चों, एक बफर कोटिंग है, यहाँ एक क्लैडिंग है,
और यहाँ एक कोर जो बिल्कुल बीच वाला, इसमें से लाइट चलती है कोर में से। ठीक है, ये बफर कोटिंग है, इसको आप इसकी आउटर जैकेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब इस कोर को पूरा सेफ्टी, कोर और क्लेडिंग को पूरा सेफ्टी देने के लिए ना ऊपर बहुत एक ऐसा इंसुलेशन बोल सकते हैं, एक ऐसी बफर कोटिंग की जाती है कि वो डैमेज ना होने दे अंदर जो क्लेडिंग और कोर को है। ठीक है, काफी थिक होता है। देखिए है ये बहुत पतला सा, ये तो थिन है कोर तो फाइबर, लेकिन इसके ऊपर सेफ्टी के लिए काफी एक्स्ट्रा मटेरियल यूज कर रखा है जिसको हम बफर कोटिंग बोलते हैं। अब एक कोर और एक क्लैडिंग ग्लास के ही है, ये ग्लास की ही टाइप्स हैं, लेकिन ग्लास में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लास होते हैं जिनका अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो जो क्लेडिंग जो बना हुआ है जिस ग्लास का, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ2 लिखा है। कोर जिस ग्लास का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने μ1 से लिखा है। और ये कंडीशन होती है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है कंपेरेटिवली क्लेडिंग से। ठीक है, तो देखिए भाई क्या होगा, मान लीजिए ये बेंट है ये फाइबर केबल। ठीक है, कैसी भी शेप की स्ट्रेट दिखाओ, बेंट दिखाओ उसको, और यहां पर इसमें लाइट एंटर करानी है। अब देखिए ये तो हो गया इसका पार्ट बिल्कुल अंदर वाला जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, कोर। और ये जो है ना ये ये जो इससे ऊपर है ये है क्लेडिंग। ये क्या है, क्लेडिंग, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से कम है। मतलब कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ1, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, हाई है, तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है वो क्या है, डेंसर, क्योंकि μ1 इज ग्रेटर देन क्या है यहाँ μ2। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम है, तो ये कौन सा मीडियम होगा, रेयर। थोड़ा सा एक स्लाइटली डिफरेंट होता है, ये 1.5 के करीब, तो ये 1.4 के, बहुत थोड़ा डिफरेंस, लेकिन डिफरेंस तो है देखिए। अच्छा अभी क्या होगा भाई, यहां से एक रे को एंटर कराते हैं, मान लीजिए इस वाले एंड से एक रे को एंटर कराते हैं। जैसे ही रे एंटर करेगी तो ग्लास है, ठीक है, एक सुटेबल एंगल पे पहले एंटर कराना पड़ेगा, तो ग्लास यहाँ नॉर्मल डाल दिया मैंने। अब ये कैसे सफर कर रही है, रेरर से कहाँ जा रही है, अंदर डेंसर में, तो रेरर टू डेंसर बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ये आ गई भाई यहाँ पे। अब क्या है, इस वाले फेस पे स्ट्राइक कर रही है। अब ये अंदर क्या है, डेंसर है, और ये क्लेडिंग जो है बाहर ये क्या बना हुआ है, रेरर बना हुआ है। अब नॉर्मल यहां से डाला हमने, तो देखिए दो कंडीशन टी आई आर की, डेंसर टू कैसे जानी चाहिए, रेरर, इंसिडेंस एंगल ग्रेटर क्या होना चाहिए, क्रिटिकल, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है यहाँ, तो रे कर जाएगी टी आई आर, यहाँ आके गिर गई इस पॉइंट पे, फिर डाल दिया नॉर्मल, फिर से टी आई आर, ऐसे करके वो टी आई आर करती हुई आगे ट्रेवल करेगी। ठीक है, यहाँ और यहाँ बाहर निकल जाएगी, लेकिन होने दो टी आई आर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में एनर्जी का लॉस नहीं होगा, ना के बराबर होता है। तो इस तरह से जो सिग्नल है, लाइट सिग्नल, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे टी आई आर करता हुआ पहुंच जाएगा। एट लास्ट उसको फिर से कन्वर्ट किया जाएगा एक सुटेबल फॉर्म के अंदर, लाइट सिग्नल से दूसरी फॉर्म के अंदर। ठीक है, जैसे कि हमारे मोबाइल में मैं बात करूं, माइक के बाद एक स्पीकर भी होता है, तो वो जो सिग्नल आ रहे होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल, उनको फिर वापस से ऑडियो सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो उनको हम ट्रांसड्यूसर ही बोलते हैं। तो वो ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट करता है। आया बात समझ में इतना? ठीक है, तो एक अच्छा कम्युनिकेशन, लाइट के थ्रू कम्युनिकेशन, बिना एनर्जी के लॉस के हुए कम्युनिकेशन, एक फास्ट कम्युनिकेशन क्या है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन यहाँ मैंने जैसे एक और डायग्राम बनाया है, ये कुछ फाइबर पाइप्स हैं, इनको आप बंडल भी बोल सकते हैं एक तरह से, इन पाइप्स का इकट्ठा। और ये पिक्चर है यहाँ एक ए पॉइंट के ऊपर, जैसे मैंने एक ए लेटर लिखा हुआ है, यहाँ से ये ए लेटर जाता है इन अलग अलग इनके केबल्स के थ्रू, फाइबर केबल्स के थ्रू, और वापस उतनी ही इंटेंसिटी का यहाँ पर हमारे को इसका इमेज मिल जाता है। तो यहाँ मैंने यूजेस लिखे हैं, उस यूजेस में है भी एक पॉइंट ये, जैसे ये लिखा हुआ है ट्रांसमिटिंग टू डायमेंशनल पिक्चर्स को एक एंड से दूसरे एंड के ऊपर, तो ये हो गया यहाँ ट्रांसमिटिंग एंड और ये हो गया रिसीविंग एंड। तो क्या हुआ भाई, देखिए इसके पार्ट को ए के अलग अलग, जैसे ये कुछ पार्ट्स ए के, इन पार्ट्स को भेजा गया है किसके थ्रू, इन ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के थ्रू। मान लीजिए इतना हिस्सा इसमें से जा रहा है, इसका एक का अगला हिस्सा इसमें जा रहा है, तो ऐसे एक फाइबर केबल ना
वो नहीं ले जा सकती थी इस पूरे पिक्चर को, तो इसमें बहुत सारे फाइबर केबल्स लगा रखे हैं। तो जैसी इमेज यहाँ थी वैसी ही इमेज यहाँ मिल गई हमें बिना एनर्जी का लॉस किए हुए। तो 2 डायमेंशनल पिक्चर को ट्रांसमिट करने के भी काम होगा। यूजेस में देख लो, यूजेस में लिखा हुआ है फर्स्ट यूज मैंने यूज्ड इन एंडोस्कोपी टेक्निक। क्या होता है देखिए, एंडोस्कोपी टेक्निक सुना होगा आपने मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर, एक एंडोस्कोपी कि स्टोमक, हमारा स्टोमक के पार्ट को देखना है तो क्या किया जाता है, हमारे माउथ से ऑप्टिकल फाइबर केबल को डाला जाता है स्टोमक तक। अब उस ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू लाइट भेजी जाती है और लाइट अंदर के पार्ट को दिखाती है, वो सीन होता है हमारे को स्क्रीन के ऊपर, उसको बोलते हैं एंडोस्कोपी। ठीक है, बिना कोई कट किए हुए ऑप्टिकल फाइबर पाइप डाल के और अंदर के पोर्शन को देखा गया। ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट रिसीव करने के लिए, मतलब कह सकता हूँ कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल पिक्चर्स के लिए। यहाँ लिखा हुआ एक रिफ्रैक्टोमीटर, रिफ्रैक्टोमीटर होता है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए, तो हमें उस पर कोई ज़्यादा डिस्कशन करनी नहीं है। तो ऐसे करके 3-4 इसके यूजेस आप लिख भी सकते हैं। तो विदाउट लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल्स को फ्रॉम ट्रांसमीटर टू रिसीवर। तो इम्पोर्टेंट है भाई, ये भी आपको ठीक से नोट करनी है, डायग्राम बनाने, इसके पार्ट्स हैं ये सब। तो देखिए, और आप इसके बारे में पढ़े ना तो यूट्यूब पे कोई भी एक ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन का वीडियो चलाना, तो उसमें हर कंट्री एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है, ये केबल्स समुद्र में डाली हुई है, वहाँ पर भी डैमेज ना हो तो उसके लिए उसके ऊपर एक अच्छी आउटर जैकेट होती है, ये सब। तो ये एप्लीकेशंस हो गई हमारी TIR की। थ्योरेटिकल पार्ट हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया बच्चों, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अब इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो मैं करा देता हूँ, कुछ 1-2 क्वेश्चंस उनकी प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो क्वेश्चन को समझना। देखिए यहाँ लिखा है कि पॉइंट सोर्स S, एक लाइट सोर्स S इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ ए वेसल कंटेनिंग ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3, डाटा 5/3। ये वेसल है, यहाँ एक बॉटम पे सोर्स है, लाइट सोर्स, ठीक है, इसमें लिक्विड कंटेन है, लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3। चलिए आगे क्या कहता है, पर्सन इज व्यूइंग द सोर्स S फ्रॉम द अबव सरफेस, ऊपर से, यहां से एक पर्सन जो है इसको देख रहा है। ठीक है, यहां से एक पर्सन जो है इसको देख रहा है। तो क्या दिखता है उसको, देयर इज एन ओपेक डिस्क ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ठीक है, उसको एक ओपेक डिस्क, जिस डिस्क का रेडियस है 1 सेंटीमीटर का। क्यों भाई, इसी तरह का क्यों पैटर्न दिखा, तो कहाँ गई लाइट, तो हम यहां से कह सकते हैं इस सोर्स से जो लाइट निकली ना, ऐसे जो जा रही है लाइट, ऐसे भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है, तो वो लाइट अब इधर बाहर ना निकल के सरफेस के साथ साथ हो गई, तो जिसकी वजह से यहां उसको एक डिस्क, एक ओपेक डिस्क दिखाई देने लगी। तो यहां जो लाइट गई है सरफेस के साथ साथ, मतलब वो कौन से एंगल पे चली गई, देखिए कंडीशन बन रही है बच्चों, डेंसर से रेयर निकलना, और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ हम कह सकते हैं बराबर हो गए क्रिटिकल के। तो लाइट जो है ना इस सरफेस के साथ साथ हो गई है ऐसे, और ऊपर ना जाके, तो लाइट इधर आ गई, इधर आ गई, तो यहाँ एक ओपेक डिस्क ये बन रही है। अब यहां पर ये एंगल जो है इंसिडेंस, वो क्या है, क्रिटिकल है। यहां अगर आप एक नॉर्मल डालते हैं तो आप इस एंगल को भी बोल सकते हैं, ये वाला एंगल, चलिए मैं इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, ये एंगल जो है ये भी क्रिटिकल एंगल है, और ये एंगल भी हमारा कितना है, क्रिटिकल एंगल है, ये भी IC, क्रिटिकल एंगल जिसको कह रहे हैं। तो लाइट ऐसे ही निकल गई और इधर निकल गई है। अच्छा, रेडियस उस डिस्क का जो बन रहा है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर, फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, सरफेस से फ्लोट करती हुई जिसको दिखी। द सेंटर ऑफ द डिस्क लाई वर्टिकली अबव द सोर्स, जो इस डिस्क का सेंटर है ये सोर्स से बिल्कुल ऊपर, वर्टिकली अबव, इसको आप इसका सेंटर बोल सकते हो। मान लो मैंने इसको O से लिखा है। द लिक्विड इज ड्रेन आउट ग्रेजुअली थ्रू ए टैप, एक टैप के थ्रू इस लिक्विड को इस टैंक से बाहर निकाला जा रहा है लगातार। तो आपको बताना व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल। ठीक है, कितनी हाइट तक जो है सोर्स वो नहीं दिख रहा है। तो यही है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ द लिक्विड फॉर विच द सोर्स कैन नॉट बी सीन एट ऑल।
ठीक है। तो आपको मतलब ये पूरी हाइट बतानी है, भाई सारा लिक्विड निकलेगा ना, ठीक है, तभी तभी अदरवाइज ऐसा होता रहेगा। तो आपको ये हाइट फाइंड आउट करनी है भाई, लिक्विड की कितनी हाइट है इस कंटेनर में, क्वेश्चन ये है हमारा। एच की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो ये एच है तो मैं इसको भी एच बोल सकता हूँ, एस से लेके ओ तक। मान लो ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है, ठीक है, ये आर है, ये भी आर है यहां से। अब जरा इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है मीडियम का 5/3, लगाना भी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कि हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन आई सी क्रिटिकल एंगल के ऊपर कितना होता है वो 1/म्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आल्सो एक और साइन आई सी निकल सकता है, हमें एच निकालना है तो एच के टर्म में हमें लेके आना है फॉर्मूला। साइन आई सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखिए, तो भाई ये आई सी है तो इसको भी मैं बोल सकता हूँ ना अल्टरनेट एंगल कितना हो जाएगा, ये भी आई सी हो जाएगा क्रिटिकल एंगल। ये एंगल आई सी है तो ये भी आई सी हो जाएगा। अब इस ट्राइंगल का यूज करना, कौन सी ट्राइंगल, फ्रॉम ट्राइंगल ए एस ओ, ए एस ओ, जरा इससे साइन आई सी निकालना, एंगल के सामने हो गया परपेंडिकुलर, मतलब कि ए ओ और अपॉन में हाइपोटेन्यूज कितना ए एस, ये भी साइन आई सी है, ये भी साइन आई सी है, इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को कंपेयर कर लिया तो आया 1/म्यू इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन में ए एस। ये ए ओ कितना है, ए से लेके ओ, ये तो आर दे रखा है और रेडियस है हमारे पास यहाँ पर। ए एस कितना है, ए से लेके एस, पाइथागोरस लगा लो यहाँ से। कैसे, ये एंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस रहा, तो इसको लिख सकता हूं ए एस को क्या, ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ एस का स्क्वायर, इट मींस आर का स्क्वायर प्लस ये यहां से यहां तक कितना है एच का स्क्वायर, और उस पे क्या लगा देता हूं मैं अंडर रूट। बस भाई, अब हमारे पास आर भी है, म्यू भी है, किसके लिए निकल जाएगी एच की। ये तो हो गया कंसेप्ट, और बाकी का काम बचा मैथमेटिक्स का। तो 1/म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5/3 इज इक्वल्स टू रेडियस 1 सेंटीमीटर 10 की पावर मान लो -2 हो गया, ठीक है, यहाँ रूट में 10 की पावर -2 का स्क्वायर प्लस क्या कर लेंगे एच स्क्वायर। अब रूट हटा देना, स्क्वायर कर लेना बोथ साइड और वैल्यू फाइंड आउट कर लेना किसकी, एच की। अब बाकी काम बचा है कैलकुलेशन, वो आप करके देख सकते हैं पूरा। आया समझ में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन कि ये जो लाइट है वो इधर हो गई उधर बेंड हो गई, किसकी वजह से, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। तो वो ऐसी जगह पे वहां जाके उसको देख रहा है कि जो लाइट है ना वो सारी इस तरह से बेंड हो रही है बस। तो उसको एक ओपेक डिस्क, ठीक है, एक अपारदर्शी जिसमें से कि लाइट पास ना, इस तरह की एक डिस्क उसको दिखाई दे रही है। कर लेंगे ये क्वेश्चन, पूरा प्रैक्टिस करना है इस क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे और भी टाइप दे रखे हैं क्वेश्चन की। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, और इस क्वेश्चन को मैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा, दौड़ में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो डायग्राम में जैसा कि देख रहे हैं आप यहाँ से कि एक ए बी सी रेक्टेंगल प्रिज्म गिवन है यहाँ पर, और इसमें से 3 रे पास कर रही है अलग अलग कलर में। मैंने ब्लू के लिए ब्लू कलर दिखाया है, ग्रीन नहीं था तो मैंने ब्लैक से जी लिख दिया ग्रीन, एक रेड कलर, इस तरह से 3 अलग अलग कलर की लाइट निकल रही है। अब कलर की अलग अलग है तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग ही लिया जाएगा इस प्रिज्म के लिए, क्योंकि याद हो आपको एक रिलेशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। तो 3 डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट वेवलेंथ, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। तो ये गिवन है इस क्वेश्चन में कि म्यू आर रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्रीन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्या करना है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है ट्रेस द पाथ ऑफ दीज रेज, इन रेज के पाथ को ट्रेस करना है आफ्टर पासिंग थ्रू फेस ऑफ ए बी। ए बी से जब पास करेंगे रे तो इसके आगे का पाथ ट्रेस करके बताना है आपने, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ तो हमें क्लियर था कि भाई ये सब 90 डिग्री पे एंटर कर गई है तो स्ट्रेट चलेगी, लेकिन इससे आगे का क्लियर कब होगा, अब इससे आगे का क्लियर तब होगा जब हमारे को कंडीशंस क्लियर हैं कि टी आई आर होगा या नहीं होगा, टी आई आर की कंडीशन। क्योंकि अगर मान लो कोई भी तीनों में से रे या तीनों ही रे टी आई आर कर जाती हैं तो पास करेगी नहीं आगे, वो इधर ही आ जाएगी इस फेस पे। लेकिन अब ये हम कैसे आइडिया लगा नहीं सकते हैं, कुछ मैथमेटिकल से ही हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो वो क्या मैथमेटिकल होगा इसमें वो समझना। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो, आसान है, इजी है, समझ में आ जाएगा।
तो मैं यहां कंडीशन ये लगा रहा हूं कि TIR किस में होगा, या इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं TIR नहीं होगा। तो मैं यहां कर रहा हूं कि TIR होगा की कंडीशन। अब TIR होने के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, जिसको मैं क्या कर रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस तीनों के लिए। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल के लिए, तभी तो TIR होगा, पता है हमें। ओके, साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, साइन आई ग्रेटर हो जाएगा किससे, साइन IC से। अच्छा ये आई कितना होगा यहाँ, ये एंगल कितना है 45 डिग्री। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे, 90 है तो बिल्कुल ये बाइसेक्टर है, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, ये भी 45 डिग्री होगा। ज्योमेट्री आप इस पे अप्लाई करके देख सकते हैं। कितना एंगल आएगा भाई, ये 45 डिग्री। कैसे आएगा देखो, ये है एंगल हमारा कितना 45, ये एंगल कितना है 90 डिग्री। ये हमने क्या ड्रॉ कर रखा है इस पे, एक नॉर्मल। तो एक चीज देखो, अब यहाँ से ये एंगल 45 है तो ये भी कितना होगा 45, और ये नॉर्मल है, ये भी एंगल कितना होगा 45 ही होगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ 45। तो मैं इसको लिख लूँ साइन 45, और इसको लिख लूँ मैं 1/μ। क्यों, क्योंकि साइन IC हमने पढ़ा है किसके बराबर होता है, 1/μ के बराबर। अब साइन 45 डिग्री बच्चों, 1 में कितना √2 ग्रेटर 1/μ, क्रॉस मल्टीप्लाई म्यू ग्रेटर देन √2, और √2 की वैल्यू 1.414। तो ये कंडीशन हमें पता चल गई अब यहाँ से। अब हम ट्रेस कर सकते हैं बात, देखना कैसे। इसका मतलब है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.41 से ज्यादा होगा उसमें TIR होगा, क्योंकि मैंने TIR होगा की कंडीशन ले रखी है। तो अब देख लो यहाँ से किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है 1.4 से, तो 1.41 से, तो ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये कम है, तो मतलब रेड कलर में TIR नहीं होगा, और जबकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है उसमें TIR होगा। तो TIR किस किस में हुआ, ब्लू में हुआ, तो TIR ठीक है। TIR किस में हुआ, बस ब्लू में ही हुआ, क्योंकि उसका सॉरी गलत हो गया, ये हमने उल्टा कर दिया। देखिए फिर से एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर आना चाहिए किससे 1.414 से, उसमें TIR होगा। तो 1.414 से ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रीन का है और ब्लू का है, तो इन इनमें TIR होगा। तो ग्रीन में TIR होगा, और किसमें, ग्रीन में TIR होगा, और ब्लू में, ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है ना 1.4, हाँ ठीक है, ब्लू का भी TIR होगा। लेकिन जो रेड है, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.39, ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कम है, तो इसमें TIR नहीं होगा, क्योंकि हमने कंडीशन क्या ले रखी है TIR होने की। तो ये क्या करेगा आगे का इसका पाथ बनाना, ये क्या है डेंसर है, ये क्या है रेयर है, और यहाँ पर चलो एक कंडीशन तो बन रही है, लेकिन जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली है वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है यहाँ पर, तो ये डेंसर टू रेयर बाहर निकल जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये ट्रेस हो गए हैं पाथ इसके। तो रेड बाहर निकलेगा, ब्लू और ग्रीन अंदर आएगा। बोलो आया समझ में, एक बार खुद से प्रैक्टिस करना, ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। और तो यहाँ तक कर लेना है इस लेक्चर में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया है, थ्योरेटिकल पार्ट कंसेप्ट समझ लिए हैं, अभी इस पे क्वेश्चंस बाकी और है करने के लिए बुक में, वो भी करके देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इससे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे।